शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों ने 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा का परीक्षा आयोजित किया गया, जिसमें 2 शिफ्ट में परीक्षा लिए गए हैं। अभी मैं उपस्थित हुआ हूं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां साफ सुथरा प्रश्न है, यानी कि टाइप किया हुआ प्रश्न है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे नहीं, और उत्तर मैं आंशिक व्याख्या के साथ आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए एक भी उत्तर गलत होने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों पर विचार करते हैं, बात करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जैसा कि जानते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पाई आर एल आर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, ये हो गया कुल क्षेत्रफल। तो इसमें एल का मान नहीं दिया हुआ है, यदि इसको और कर इस तरह से बनाते हैं तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, तो एल का मान नहीं दिया गया है। तब क्या करना होगा, तो हो जाएगा पाई आर इंटू आर को पहले लिख दीजिए, और एल के बदले में रूट अंडर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है आपका विकल्प सी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए उसके बाद चलते हैं नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि कौन से संस्थान स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के लिए तैयार है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, CSIR नीरी जो है ये स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कि ये कब किया गया था। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि 1939 में जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। एक और संगठन आप लोगों को याद होना चाहिए, वो है क्या, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, सिंगापुर में किया था, 1943 में किया था, ये भी आपको याद होगा उम्मीद है। उसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था वो हुआ था 1849 ईस्वी में। विकल्प यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, सही है। 5वां प्रश्न आपके अंग्रेजी से लिया गया है, और प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया हुआ है, पीपुल हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट्स। तो इसका आपको क्या कहा था कि पैसिव वॉइस बनाकर बताइए कि इसका पैसिव क्या होगा। तो यहाँ पर इसका पैसिव विकल्प डी होगा, वोल्व्स वेर सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपुल। ठीक है, लोगों के द्वारा वोल्व्स को गली में देखा गया। आइए उसके बाद आइए चलते हैं 6ठे नंबर पर। क्या आता है, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता था। तो 6 नंबर प्रश्न ये करंट अफेयर्स से है, तो ये यूकी भांवरी है, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही है। 7वां नंबर, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार जो है स्थित है। तो सबसे उत्तरी दिशा में यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा है, तो ये है कोल्ड डेजर्ट, यानी कि यहाँ पर बी विकल्प जो है आपको बिल्कुल सही है। मैंने जितने भी उत्तर लिए हैं, मेरा प्रयास यही रहा कि कोई भी प्रश्न आपको गलत उत्तर के साथ मैं नहीं दूं। आइए चलते हैं आगे 8वें नंबर प्रश्न पर। 8वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। तो जो 2011 जनगणना के अनुसार जो दिए गए विकल्प है, इनमें से अपने बिहार की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप भाइयों में से किसी को भी, बहनों में से भी किसी को भी PDF चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें, मैं पर्सनल PDF भेज दिया करूँगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, जापान की मुद्रा को, और युआन क्या है, चीन की मुद्रा युआन है, लीरा तुर्की की लीरा आप लोग को याद होगा, और अर्जेंटीना, मैक्सिको, ये सब की मुद्रा का नाम क्या है, पेसो है। तो यहाँ पर इस 9वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जापान मुद्रा का नाम येन।
मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का भैया जी, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से मुद्रा रोज यूज करते हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे। ये विनिमय का एक माध्यम है, और विनिमय जो होता है ना, मूल्य का मापक भी होता है। मुद्रा क्या होता है? विनिमय का भी माध्यम है और मूल्य का मापक भी है। जैसे आपको किसी सामान के बदले में क्या होता है कि ये हम लोग दो सामान का आदान प्रदान जब करने लगते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कि इसके मूल्य का आकलन कर लेते हैं कि ये सामान इतने रुपए का है, हमारा सामान इतने रुपए का है, बदला बदली कर लेते हैं। नहीं तो यदि आपका सामान कीमती है, दूसरे व्यक्ति का सामान यदि कम कीमती है तो आप आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि मूल्य का मापक भी है और विनिमय का माध्यम भी है। यह मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन जो है कि वो है, तो सर्वाधिक प्रचुरता वाला जो उत्पादन साधन है वो श्रम है। अब श्रम आप लोगों को लगता होगा कि भूमि क्यों नहीं होगा, तो भूमि में प्राकृतिक संसाधनों में जितने भी हमारे खजाने छुपे हुए हैं उन खजानों से कुछ भी निकालना ये श्रम का काम है। यदि श्रम नहीं होगा तो भूमि में, प्रकृति में जो संसाधन में हमारे कीमती रत्न, आभूषण, हीरे जवाहरात, सोना जड़े हुए हैं, बिना श्रम का किसी काम का श्रम नहीं सोचिएगा, श्रम यानी कार्य, मेहनत, मजदूरी के बिना ये काम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन जो है वो श्रम। उत्तर सही होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। 12 नंबर है, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो 2 सेक्टर वाले में क्या होगा, C+1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उस वाक्यांश के लिए क्या अर्थ होगा, जनश्रुति, यानी जनता से, लोगों से जो आपने सुना वह जनश्रुति का है। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जनश्रुति है। मैं यहाँ पर एक अपनी छोटी सी प्रचार कर देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है अपना, मेरा ही लिखा हुआ है ट्रिकी जीएस, जो बहुत पहले 2013 से प्रकाशित हुई है। 10 वर्ष हम लोग 10वां वर्षगांठ पुस्तक का मना चुके हैं। बीच में कोविड के टाइम में इसका प्रकाशन रुक गया था, लेकिन इसको पुनः प्रकाशित किया गया है। यह बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। यदि आप इस पुस्तक को मिलाकर देखेंगे तो आपके दरोगा एग्जाम से भी काफ़ी प्रश्न उस पुस्तक से हूबहू आए हैं। और गागर में सागर भरने की यदि बात करें तो आपका ट्रिकी जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी साबित होगा आप लोगों के लिए। तो इस पुस्तक को खरीदना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। छोटी पुस्तक है, कम कीमत की पुस्तक है, और जितने भी उसमें पॉइंट कलेक्शन किए गए हैं सभी परीक्षा उपयोगी है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई भाई टीचर के भी परीक्षा दे रहा हो तो टीचर के लिए मैंने कितना प्रश्न हमारे उस छोटी सी पुस्तक से आया है उसको मैं एक जगह एकत्रित कर दे रहा हूँ, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर पर। हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि हिटलर का जन्म जो है ब्रुनाई में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, तो ब्रुनाई जो है इसको वॉन भी बोलते हैं, ठीक ना। ब्रुनाई को बहुत जगह आपको वॉन लिखा हुआ मिल सकता है, तो वॉन में हुआ था या ब्रुनाई में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था, 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रुनाई में या वॉन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर का है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसा जानते हैं कि 3 सेक्टर में बांटा गया है, अवशिष्ट और जैसे अवशिष्ट नाम का कोई क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र को टर्सरी सेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से दोहन किया गया जो सीधे प्राप्त करते हैं उसको प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। तो यहाँ पर विकल्प 15 का ए सही होगा। 16 का है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकता है। ठीक है, राज्य विधानसभा परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है,
40 हो सकता है। उसके बाद आगे 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। तैरते द्वीपों का झील किसको कहते हैं, तो लोकटक झील मणिपुर में है, इसी को क्या कहते हैं, तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तैरते द्वीपों का झील। क्वेश्चन नंबर 18 चले आते हैं, बिहार में निम्न में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के लिए हाल ही में अपना, बिहार का जो जमुई जिला है ये स्वर्ण भंडार यहाँ पर मिले हैं। तो ये प्रश्न हमने लगातार तीसरा एग्जाम है यह जहाँ पर देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका मतलब है ये। तो जमुई जिला आगे भी पूछा जा सकता है, कंठस्थ कर लीजिए, बिहार में स्वर्ण भंडार के लिए, स्वर्ण खदान के लिए, स्वर्ण खनिज के लिए जमुई जिला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ये क्वेश्चन पर आप लोगों को रहा होगा कि क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ी व्याख्या आप लोगों को करा दूं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक महात्मा गांधी थे, विकल्प में ही नहीं है, क्या उत्तर लें। और यदि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बात करी जाए तो वैसे तो 40 से लेकर के 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, यानी शुरुआत होने को था, प्रस्तावित हुआ था, उस टाइम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू कार्यरत थे। लेकिन यदि महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, विकल्प नहीं है, तो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लेना चाहिए, क्योंकि गांधी के बाद जो सबसे अधिक समर्थन थे, प्रबल समर्थन प्राप्त था, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का प्राप्त था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक यहाँ पर उत्तर विकल्प सी होना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं। किस मध्यकालीन संत के उपदेश किसमें संकलित है, अभंग में। तो तुकाराम जो है, संत तुकाराम का जो मध्यकालीन संत का उपदेश का संकलन है वो अभंग में है। अभंग का संकलन तुकाराम का मतलब तुकाराम के उपदेश का संकलन अभंग नामक पुस्तक में है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न यह भी बनता है कि यह संकलन जो है किसने किया है। तो संत तुकाराम के अभंग को गंगा राम पंत और शांताजी जगपांडे ने जो है ये संकलित किया था, गंगा राम पंत और शांताजी जगनाडे ने। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चले आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है, आपको बताना है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया से बनता है, तो नायलॉन जो है यह संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया से बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं में, व्यापारी प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ कर दिया था। विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। विकल्प नहीं, अगला प्रश्न 23 पर है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों में, तो यहां पर पश्चिमी चंपारण, नेपाल की तराई वाला जो क्षेत्र है, यहां पर पूरे बिहार भर में सबसे ज्यादा सघन जो वन मिलेगा, कहां पर, पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मैं इसके विपरीत उल्टा यदि अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहता तो दमनदीप आप कह सकते थे, लेकिन न्यूनतम पूछ दिया, इसलिए विकल्प बी सही होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है 2011 जनसंख्या के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई, संकल्पना की बात कही गई है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व विकल्प डी में है आपका, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात कही गई है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप लोग बहुत रटे होंगे इसको, बहुत इजी प्रश्न है, CFC उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चले आते हैं। कह रहा है कि 6400 रुपये का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज की अवधि एक समान रूप से बढ़ती है, ब्याज क्या ब्याज नहीं लगता है, इसलिए आप 365 दिन का निकाल लीजिए, फिर जितना दिन का कह रहा है इसके बीच में उसमें भाग दे करके निकाल सकते हैं, और ये सही जवाब हो जाएगा 153.6 रुपया।
क्वेश्चन नंबर 28 अवसर की क्षमता से संबंधित अनुच्छेद है। जानते हैं कि मौलिक अधिकार में क्षमता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार आदि की 6 मूल अधिकारों की बात कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 16 में अवसर की क्षमता की बात कही गई है। आइए, ये हो गया आपका। उसके बाद यदि अच्छा विधि के समक्ष समता आपका अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में हो जाएगा। दैहिक और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 19 से 22। नज़रबंदी के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में होगा। ये हो गया आपका मौलिक अधिकार से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश के? तो बोर्बो राजवंश के थे फ्रांस का शासक लुई 16वां। किस साम्राज्य के थे? बोर्बो राजवंश। और ये जो है 1774 में राजा बना था। बोर्बो या बोरबॉन भी बहुत जगह लिखा हुआ मिल सकता है इस तरह से, बोरबॉन या बोर्बो, ठीक ना। 1774 में लुई 16वां राजा बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। रस संवेदी ग्राही यानी कि रस के रूप में जो है उसकी संवेदना का ग्रहण कहाँ से कैसे पता लगाते हैं? तो स्वाद से, जीभ पर लीजिएगा, रस जाएगा, जीवा उसका अनुभव करेगा, ग्रहण करेगा, संवेदी ग्राही अंग, तो स्वाद का पता चलेगा। आइए उसके बाद चलते हैं। यहाँ पर हो गया 30 का विकल्प सी, स्वाद उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक से जोड़ी जो है कि सही है? तो यहाँ पर एक ही जोड़ी सही है, सोडियम, Na फॉर सोडियम, यानी सोडियम का संकेत है Na, बाकी सबका गलत है। जैसा जानते हैं कि मरकरी के लिए Hg होता है, ठीक है, और लेड के लिए Pb होता है, सिल्वर के लिए Ag होता है, और सोडियम के लिए ये तीनों तो गलत है, और एक ही यहाँ पर सोडियम Na सही है। उसके बाद है सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है भैया जी? आप लोग तो जानते होंगे कि चिली की राजधानी सेंटियागो है। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो एल नीनो का प्रभाव जो है कि पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ये बात एल नीनो के संबंध में सही नहीं है, यानी कि यह एल नीनो का प्रभाव नहीं है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का क्या काम है मुख्य रूप से? यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति की स्थापना, यहाँ पर सहयोग कर होना चाहिए, छरा नहीं, सहयोग कर शांति स्थापित करना, ये काम है यूनेस्को का। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 अपना क्या कहता है? 35 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? तो यदि रोहतास की बात करें तो इसकी साक्षरता दर बिहार भर में सबसे अधिक है, यानी रोहतास जिला का साक्षरता सर्वाधिक है। और वहीं पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, पूर्णिया जिला का जो साक्षरता दर है वह न्यूनतम है पूरे बिहार में से, तो उत्तर हो गया विकल्प ए। आगे चलिए चलते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढलान जो है, इस प्रकार से आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं। तो दूरी समय ग्राफ का जो ढलान है ये क्या शो करता है? तो ये वेग को शो करता है। वेग ऑप्शन में नहीं है तो कहेंगे कि चाल को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प डी, समय दूरी ग्राफ का ढालान जो है या चाल को शो करता है, चाल दिखाता है। विकल्प डी सही हो गया। काला शोक किस वंश का से संबंधित है? यानी काला शोक, याद कीजिए काला शोक को, किस वंश का है? किस वंश का है? शिशुनाग वंश का है। काला शोक किस वंश का है? काला शोक जो है ये शिशुनाग वंश का है, ठीक ना। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है, इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन है, और प्रतापी शासक काला शोक है। शिशुनाग वंश का प्रतापी शासक काला शोक होता है, ठीक ना, और इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन है। आइए चलते हैं आगे 38वें प्रश्न पर। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बन जाती है, जो क्या करता है? आपको पता होगा कि कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट, विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या है, कॉपर कार्बोनेट है। राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए जमानत राशि, जैसे किसी को जमानत के बराबर भी जो है कि वोट नहीं आता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। वो जमानत की राशि कितनी होती है, तो राष्ट्रपति पद के लिए 15,000 रुपये होती है। अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग पद के लिए जमानत की राशि अलग अलग होती है। राष्ट्रपति के लिए हो गया 15,000। 40वां नंबर प्रश्न, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया था? तो ये टाटा है भैया जी, अपना टाटा। तो टाटा ने क्या किया था, अपना प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार जो है भारत में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न हो जाता है, लाल लैटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल लैटेराइट मिट्टी, लाल लैटेराइट मिट्टी याद कीजिए, काजू खाइए तो पता चलेगा, काजू खाइएगा तो लाल लैटेराइट मिट्टी भी याद रहेगा, खूब खाइए काजू। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर बात करें, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन। ये तो प्रश्न बहुत हल्का भैया जी, आप लोग तो सभी बनाए होंगे, मुझे लग रहा है कि विकल्प ए, यहाँ पर इसको बोलते हैं निक्षेपण। कह रहा है द्रव अवस्था से बिना गुजरे, ठीक ना, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में। यदि ठोस से सीधे गैस पूछता ना तो आप कह देते ऊर्ध्वपातन, लेकिन ये उल्टा पूछ दिया है। अब तक आप लोग बहुत भैया जी आप लोग गलत भी किए होंगे, लगा होगा कि ये ऊर्ध्वपातन हो गया, नहीं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। पूछा कि गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में, तो इसको क्या बोलेंगे, निक्षेप। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 43 पर। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है? दोनों व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो ये हॉकी से संबंधित है। PR श्रीजेश और सविता पुनिया। रुधिर कणिका, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं उसको। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है, खूब जानते होंगे आप लोग। प्लेटलेट्स पूछेगा, विटामिन कौन सा, तो कहिएगा के, ठीक है। और कभी कभी पूछ दे कि कौन सा प्रोटीन, तो कहेंगे फैब्रिनोजिन। रक्त के थक्का जमने में 3 ही बात याद रखना, एक प्लेटलेट्स, दूसरा विटामिन के, अब प्रोटीन कहेगा तो फैब्रिनोजिन, ठीक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह, ये प्रश्न हमको लग रहा है कि कुछ भैया जी आप लोग गलत किए होंगे, क्योंकि पहले जो था ये रोक कर रख भी सकते थे, लेकिन बाद के समय में क्या हो गया कि प्रदान के लिए, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनको बाध्य कर दिया गया कि आपको स्वीकृति देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग गलती किए होंगे। इस बार जो यहां पर प्रश्न है कि जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, ये उत्तर सही है। थोड़ी सी समझ लीजिए कि 24वां संविधान संशोधन जब 1971 में किया गया था, तो इस संविधान संशोधक विधेयक पर सहमति देने के लिए क्या हुआ कि राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो गया। तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि राष्ट्रपति को स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इससे पहले आप लोगों को याद होगा, डाक विधेयक पर यानी जैल सिंह ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, उसको रोक कर रख लिया था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। मैंने कहा था कि पूर्ण व्याख्या दूंगा मैं आपको, किसी भी प्रकार का कोई गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। 100 के 100 प्रश्न है, टाइट है, साफ सुथरे हैं, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 46। मैं ज़्यादा नहीं बाहर की बातें कर रहा हूँ, चूंकि तेजी से पढ़ दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में भी बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप में से कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना भैया तो बिल्कुल मत भूलिएगा। उंगली को कस दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्या जाता है। आप किसी का सहयोग करते हैं, किसी का भला करते हैं, आपका भी भला होगा, याद रखिए। हमेशा भलाई से लोग आगे बढ़े हैं। आइए ज़्यादा बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर 46 पर। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विमान विधेयक 2023। करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रश्न है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 क्या कहता है? उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो उष्मागतिकी के द्वितीय नियम, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, द्वितीय लिखा हुआ है, ठीक ना। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य किसी उष्मा इंजन की क्षमता जो है 100% नहीं हो सकता है। ये उष्मागति के द्वितीय नियम का मतलब हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में
वृद्धि व कमी होगी। आपको बताना है यहाँ पर ए नंबर विकल्प सही है, संवेदित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन जो है कि मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 49 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का कहना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, से संबंधित है, अनुस्वर यहाँ पर से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में कितना इजी प्रश्न पूछिएगा भैया जी, ये कोई प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर उत्तर होगा। मुझे लग रहा है सब के सब सही बनाए होंगे। यदि कोई सही नहीं बनाए होंगे तो मुझे लगता है कि उनको क्रिकेट की दुनिया से कोई थोड़ा बहुत भी लेना देना नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि वो भारतीय नागरिक और स्टूडेंट होना भी उनके लिए थोड़ी शर्म सी बात लग रही होगी यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। खैर जो भी हो अच्छा है सबके लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल व हरे रंग से रंगा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है। तो देखिए यदि 6 सेंटीमीटर है और 6 बार काट दिए तो 6 गुना 6 36 हो जाना चाहिए, लेकिन कॉर्नर पर तो 2-3 कलर में रंग जाएगा। तो आपको कहा कि सिर्फ एक ही कलर और लाल ही होना चाहिए। तो 36 में से चारों कॉर्नर घटा दीजिए, 32 32 32 उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 52 पर। पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है। पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका विकल्प सी, यह है बगल बंधन। पार्श्व पास का युग्म शब्द है, यानी कि अकेला शब्द नहीं है, जोड़ा है शब्द का, तो इसका मतलब हो जाता है बगल बंधन। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए कह रहा है कि किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो ये है आपका डरबन, विकल्प सी, डरबन ने जो है इसकी मेजबानी की है। 54 है पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो ये एरिथ्रोसाइट्स की संख्या जो है कि अधिकाधिक हो जाता है, यानी आरबीसी की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक ना। आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स की संख्या पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए उसके बाद आपका क्या है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए जो है कि किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका धोबन सोडा। धोबन सोडा का जो प्रयोग करते हैं ये क्या होता है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है धोबन सोडा का। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये सेबी ने लॉन्च किया है, विकल्प बी सही है, सेबी ने लॉन्च किया है। कौन? सारथी मोबाइल ऐप। उसके बाद कौन सा, ये केंसो यानी कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंसो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 पर चले आते हैं, इससे पहले कि क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में से कौन से राज्य के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो यहाँ पर आपको बताना है, कूट दिया हुआ है नीचे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। आपको बताना है कि सभी सही है कि कोई 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है और 1 2 4 सही है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही है 1 2 और 3 सही है, 4 गलत है। यानी कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षणीय क्षेत्राधिकार है, यहाँ पर ए सही है, जबकि परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 का कहना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट का उत्तर देना है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इधर अनुच्छेद दिया हुआ है। तो ग्राम पंचायत का गठन, जैसा आप लोग जानते होंगे, ग्राम पंचायत के गठन की बात अनुच्छेद 40 में किया गया है। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 हो जाता है। कृषि और पशुपालन 48 हो जाता है और न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना अनुच्छेद 50 में है। तो ये मिलान जिसमें हो जाएगा तो 1 का 3 तो आपको सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 पर 60 प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? त्रिविवर्तनिक भाग का जो
नहीं है वो क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है पलाग्रा, पेलेग्रा जिसको बोलते हैं वही है पलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलेग्रा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, निकोटिनेमाइड या नियासिन से होता है, ठीक ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। कहता है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं ना। बंगाल के सहारे जो भारत के पूर्वी तट जो है उसको क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल कहते हैं। पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी तट को कोंकण तट कहते हैं और उस पश्चिमी दक्षिणी तट को मालाबार तट कहते हैं। तो 62 का कौन सा हो गया, ए हो गया। 63 है पालर पानी। पालर पानी क्या है भैया जी, तो पालर पानी से आप लोग परिचित नहीं है तो इसको वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। वर्षा जल को क्या कहेंगे, वर्षा जल को पालर पानी कहेंगे। उसके बाद 64 है। 64 का यहाँ पर यदि मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब होता है, यदि आप इसको सॉल्व करके पूरा देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आपको यहाँ मैं बनाकर नहीं बता सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से वीडियो जिसमें मैथमेटिक्स को सॉल्व करके बता दूँ, तो वहाँ पर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जरूर ही आपको मिल जाएगा। जिस भैया जी ने अब तक पहले वीडियो को नहीं देखा है, पहले शिफ्ट के वीडियो को नहीं देखा है, पहले शिफ्ट के वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थोड़ा आप हमारा मदद करें, परमात्मा की कृपा होगी, आपका भी कुछ भला होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन का, तो आप याद करेंगे अनुच्छेद 324 आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 324 में भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। भारत में अस्थायी शासन विषय है किस सूची का, भारत में अस्थायी शासन जो है ये विषय किस सूची का है, तो ये राज्य सूची का विषय है। अस्थायी शासन किस सूची का विषय है, विकल्प बी यहाँ पर सही है, राज्य सूची का भी विषय है। क्वेश्चन नंबर 67 है। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चितरंजन दास कहते हैं। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने का रहा है कि फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन आपको यहाँ पर बनाना है, ही आस्क मी इफ आई हैड सीन हिम होना चाहिए, हेम नहीं होता है, सीन हिम एनीवेयर, ठीक है। HIM इसको कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सीम हिम एनीवेयर। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि विकल्प डी सही हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से इसको पढ़ लूँ, ही हैव सीन हिम एनीवेयर, विकल्प ए सही होगा, ठीक ना। सेड टू मी ये भी ठीक है, और डू यू सी नहीं, ये हो जाएगा आपका हैव यू सीन, ठीक ना। डू यू सी नहीं होता है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए होगा, हैव यू सीन हिम एनीवेयर, हाँ ये ठीक है। तो विकल्प 68 का विकल्प ए हो गया, ठीक है। अंग्रेजी उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है भैया जी, बिहार के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड का विद्यार्थी हूँ, तो थोड़ा अंग्रेजी कमज़ोर रहता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए फिर भी मैं समझ लेता हूँ थोड़ा बहुत, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 69 पर। सरकारिया आयोग संबंधित है, बहुत ईजी प्रश्न है, आप लोग सभी जानते होंगे कि सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के संबंध से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, वृद्धि का संदमन कौन सा करता है, तो यहाँ पर विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित से पादप हार्मोन जो वृद्धि का संदमन करता है वो क्या है, एब्सिसिक एसिड, विकल्प डी सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जयंती पर। आइए उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा जाती, किसकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए आसान है। लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, लोग चयन कर देते हैं, और लोग नहीं चयन करते हैं, वो क्या होता है कि सभी संसद मिलकर जो है इसका चयन कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कर्पूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है, यानी कि कर्पूरी देवी का संबंध जो है ये एक कलाकार है, पेंटिंग की कलाकार है, किससे संबंधित है, किस प्रकार की पेंटिंग से संबंधित है, कर्पूरी देवी। तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है कर्पूरी देवी, ठीक है, बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। 301 से 400 सीधी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता, तो यहाँ पर आपका राजीव सेतु ने जीता है। आइए करंट से रिलेटेड प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन 75 है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, कितना होगा? तो ये हो जाएगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। जैसे एक फिगर के जरिए तो ये इस तरह से होगा, इस जहां पर स्पर्श होगा उसके अनुदिश जाएगा, यहां पर होगा तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। निम्न में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन है? तो थॉमस मुनरो है। थॉमस मुनरो जो है ये क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? विनियामक प्राधिकरण जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI है। उसके बाद अगला प्रश्न है 78, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वो है, तो क्या है? तो वो है आपका केशिकाएं, इसको बोलते हैं केशिकाएं। ठीक है, यहां पर थोड़ा समझना है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है उसको केशिकाएं कहते हैं, और धमनियां क्या होता है? इसको अंग्रेजी में आर्टरीज करते हैं, जो सब संपूर्ण शरीर से क्या करता है कि शरीर को कहाँ ले जाता है? आपको नहीं, ये हृदय, ये जो हार्ट देख रहे हैं, हार्ट से बॉडी में जो रक्त ले जाता है ये कौन ले जाता है? धमनी। और बॉडी से जो हार्ट में रक्त को ले जाता है ये ले जाता है आपका शिराएं यानी नस्य। ठीक है, आलिंद जो है ये हृदय का ही 4 चेंबर में से ऊपर वाले दोनों चेंबर को आलिंद और नीचे वाले दोनों चेंबर को निलय कहते हैं। दाहिने साइड के ऊपर वाले आलिंद को दायां आलिंद, बाएं साइड के ऊपर वाले आलिंद को बायां आलिंद कहते हैं। इसी प्रकार से 2-2 करके 4 चेंबर ह्यूमन कोष्ठक में, ह्यूमन हृदय में होते हैं। अगला 79 है, DRDO का सर्वत्र क्या है? 79 में है DRDO का सर्वत्र क्या है? ये मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। DRDO का सर्वत्र क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप नहीं, हमको लग रहा है जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये भैया जी का प्रश्न पूछ दिए हैं, बड़ी हल्का बड़े हो। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। उसके बाद 82 प्रश्न है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का परास जो है वो कितना होता है? मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का परास जो है वो 22 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। नहीं, ये गलती लिखा गया, 22 नहीं हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। हम लोग जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो 20,000 हर्ट्ज को यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये 22 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? यहाँ पर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 का क्या कह रहा है? रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है और 25 रुपये वास्तविक मूल्य। ठीक है, यदि वह वर्ष के अंत में 675 रुपये लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या होगा? हाँ, इसको मैंने बनाकर नहीं रखा है, आप लोग बनाकर देख लीजिएगा। और मैं क्या करूँगा कि कमेंट में 83 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा उसको पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने इसे बनाया नहीं है, ये छूट गया है। आइए, मुझे लगा कि मैं बाद में बनाऊंगा और वीडियो मैंने बनाने लगा तो फिर ध्यान में नहीं रहा, तो इसको मैं बना करके पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जरूर देख लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 क्या कहता है? सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वार रोधी दवा क्या है? तो आप लोग जानते हैं गाँव घर में भी बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं पैरासीटामोल। जैसे ही थोड़ा बुखार आया तुरंत पैरासीटामोल
डाल देते हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले जो ज्वार से यानी कि बुखार से मुक्ति पाने वाली दवा है, बुखार को भगाने वाली दवा है, वो पैरासीटामोल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन ले सकता है? तो आपका जो भारत का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, वो भाग ले सकता है संसद की कार्यवाही में। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है सूची एक को दूसरे मिलान करना है। कालीबंगन है, शुटकुड्डा है, कोट दीजी है, बनावली है, और आपको बताना है कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में वर्तमान जगह में स्थित है। आपको ये मिलान करना है। तो कौन सा मिलान हो जाएगा यहाँ पर? 1 का 3 हो जाएगा, यानी कालीबंगा कहाँ है? वर्तमान के राजस्थान में। उसके बाद शुटकुटदा कहाँ पर है? तो भुज कच्छ में है। उसके बाद कोट दीजी कहाँ है? तो सिंध प्रांत में है। उसके बाद बनावली कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है बनावली। ठीक है, तो ये यहाँ पर विकल्प बी जो है बिल्कुल सही सुमेलित मिलान किया हुआ है। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87 पर। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा? तो ये फरक्का हो जाएगा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? फरक्का हो गया। उसके बाद सामान्य दृष्टि के वयस्क के नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ये तो 10th में खूबे रट रट के याद किए होंगे आप लोग, और अब बाद में भी हम लोग खूबे जानते हैं इसको। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? तो पूर्वी द्वीप समूह की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने किया था। आप लोग भुला गए, भारत जो है ना ये पूर्वी द्वीप समूह है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का जो क्या कह सकते हैं कि वे जो है तरीका जो है ये बदल दिया गया और बहुत लोगों को कंफ्यूज हो गया कि क्या उत्तर होगा। वास्को डी गामा उत्तर होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की जो परिभाषा है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई है। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 91 पर। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक बार मैं पुनः आपको दिखा दूं कि हमारा जो ये ट्रिकी जीएस है, आप इसको जरूर खरीदें, जरूर लें, क्योंकि जितना इजी प्रश्न है, जितना पूछा गया है, इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। और एक छोटी सी अच्छी सी कम कीमत की पुस्तक जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट का भंडार है, आप खरीद कर देखें, ले कर देखें, निश्चित ही आपको पसंद होगा और आपके किसी भी परीक्षा में वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है ट्रिकी जीएस। याद करने में जिनको कठिनाई होती है उनके लिए तो रामबाण पुस्तक है ट्रिकी जीएस, पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92 पर। पादप जिनका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कौन कौन से पादप का उपयोग जो है बायोडीजल के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ए, सी और डी यानी कि करंज, जैट्रोपा और अरंडी, ये 3 पादप है जिसका उपयोग जो है कि बायोडीजल के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो हून जो है ये मणिपुर में मनाया जाने वाला भारत का एक सांस्कृतिक त्यौहार है। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 94 पर। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या स्पर्धाएं होगी? तो देखिए बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होंगे। हाँ, प्रतिस्पर्धा यदि होगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है तो वहाँ पर खरीदार ज़्यादा होगा, एक सही होगा। उसके बाद कहता है कि सभी फर्म जो है समरूप वस्तुएं बनाती है। प्रतिस्पर्धा अलग अलग प्रकार की वस्तु में प्रतिस्पर्धा होगा ही नहीं, तो ये भी सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। हाँ, प्रतिस्पर्धी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, जैसे कि मान लिया जाए कि आप भी सेब बेच रहे हैं, बगल में भी सेब बेच रहे हैं, तो आप यदि 100 कम बेचिएगा और बगल वाला 200 कम बेचेगा तो ये इम्पॉसिबल है, बिकेगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, लगभग सममूल्य में उस 100 कम बेचता था, आपको भी 100 कम बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों विकल्प सही है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है। एज ऑफ टाइम निम्न में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है? तो कल्पना चावला की जीवनी है एज ऑफ टाइम। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जब कभी मौका मिले तो आप बहुत सारे, आप कुकू एफएम को भी जानते होंगे, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, मज़ेदार है।
हाँ, ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है। बल और त्वरण के बीच जो है वो संबंध दिया जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा, ठीक ना। क्या है कि बल और त्वरण के बीच जो संबंध दिया जाता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के द्वारा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो कैमूर जिला में स्थित है दुर्गावती जलप्रपात, कैमूर जिला, ठीक है। भभुआ कैमूर आप लोग जानते होंगे। ये है दुर्गावती जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 98 है। एक खाली टैंकी को ए 6 घंटा में भर सकता है, बी 8 घंटा में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो बी को जो है शेष टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा आपका 3.3 यानी 3.1/3 घंटा जो है ये लगेगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाते हैं। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये CDSCO का ये जो है मुख्य कार्य है, ठीक है। और आइए आज के अंतिम सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण? रेलवे है, मार्केट टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब प्राइवेट का है यानी कि निजी क्षेत्र का उपक्रम है और रेलवे जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो किस तरह से कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर करें और यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और ना अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।